Welcome guys, this is lecture number 2 of chapter 13 न्यूक्लियाई। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि एक न्यूक्लियस किन किन पार्टिकल से बना है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। प्रोटॉन्स का चार्ज क्या है, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई फर्क नहीं मानता। न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन में भी लग रहा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी लग रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लग रहा है। आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोमर्स को समझने के बाद साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करी, रेडियस की बात करी, डेंसिटी की बात करी, जो कि एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं करती, सभी न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम है। उसके बाद यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। इस साल आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो इस पार्ट से देखने को आपको मिलेगा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मैं आपके सामने बात करने वाला हूं मास डिफेक्ट की। मैं आपके सामने बात करने वाला हूं कि एक न्यूक्लियस बना किस तरह से। एक न्यूक्लियस बनेगा तो कितना स्टेबल होगा, कितना स्टेबल होगा वो, तो मास डिफेक्ट की बात समझनी है। आज के लेक्चर में हमें लेक्चर नंबर 2 में हम बात करने वाले हैं मास डिफेक्ट की, बस इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ये लास्ट बात है। बट इस पर न्यूमेरिकल्स होंगे जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस आज करने वाला हूं। गाइस, एक प्रोटॉन है जिसका कुछ मास है, एक प्रोटॉन है और उसका कुछ मास है। कितना मास है उसका? m, p से डिनोट कर दिया मैंने कहा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास मैंने सेम लिया है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट अब वो न्यूमेरिकल आ गए हैं जो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बात करने वाले हैं, और इसलिए एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन में वो जरा सा डिफरेंस है मास का, उस डिफरेंस को भी अब मुझे कंसीडर करना होगा। एक प्रोटॉन का कुछ मास होता है और एक न्यूट्रॉन का भी कुछ मास होता है, रेस्ट मास की बात कर रहा हूं। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का कुछ मास है और उसका जो मास है वो रेस्ट मास कहलाए। मैं ऐसी रफ में बात कर रहा हूं, ये जो बात कर रहा हूं मैं ऐसी समझाने के लिए आपसे बात कर रहा हूं, रफ वर्क की बात कर रहा हूं यहां पर। तो इस रफ वर्क में क्या बताने वाला था, एक प्रोटॉन है आपके पास, एक प्रोटॉन है आपके पास जिस पर प्लस चार्ज है, और इस प्रोटॉन का कुछ मास है इस तरह से, और एक और प्रोटॉन ले लिया, भाई उसका भी मास फिर सेम ही होगा। एक न्यूट्रॉन कंसीडर कर लिया, भाई उसका भी कुछ मास है, mn उसका मास है। एक और न्यूट्रॉन कंसीडर कर लिया भाई मैंने इस तरह से। दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन मैंने कंसीडर कर लिए हैं, भगवान ने बनाया हुआ है इनको, ठीक बात है। तो भगवान ने कभी यूनिवर्स जब बनाया होगा तो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी महादेव ने बनाए हैं, और ये बनाने के बाद इनको कहा जाओ जाओ जाकर मिलो एक दूसरे से और न्यूक्लियस बनाओ, अलग अलग तरह के पदार्थ बनाओ, अलग अलग तरह के मटेरियल बनाइए भाई। ठीक है भाई, चले अपनी इच्छा से। ये फ्री पार्टिकल्स काफी एनर्जी वाले पार्टिकल्स हैं, इनकी काफी काइनेटिक एनर्जी है, इधर उधर दौड़ रहे थे काफी एनर्जी से। ये प्रोटॉन भाग रहा था, ये प्रोटॉन भाग रहा था, ये न्यूट्रॉन भाग रहा था, ये दूसरा न्यूट्रॉन भी भाग रहा था। ऐसे पता नहीं कितने करोड़ों लाख करोड़ दुनिया भर के पार्टिकल्स भगवान ने बनाए थे, और उन पार्टिकल्स को छोड़ दिया इस तरह से, अपनी शक्ति के साथ उन्हें रिलीज कर दिया। और वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, भगवान से एनर्जी मिली है भाई उनको, बहुत एनर्जी होगी इनके पास, बहुत एनर्जी के साथ ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भाग रहे थे, और अनस्टेबल से थे, कुछ अनस्टेबल से थे कुछ यहाँ पर, तो अनस्टेबल से थे ये यहाँ पर कुछ, और इन्होंने मिलकर जैसे ही ये जुड़े, जैसे ही दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन जुड़े हैं कहीं पर, अलग अलग संख्या भी हो सकती थी, हो सकता था 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन आ जाए, 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन आ जाए, और भाई हो सकता है 50 प्रोटॉन और 60 न्यूट्रॉन आ जाए, पता नहीं। अलग अलग नंबरिंग में ये मिले और इन्होंने मिलकर क्या बनाया, एक न्यूक्लियस। इन्होंने मिलकर क्या बनाया, एक न्यूक्लियस बनाया है इस तरह से, और इस न्यूक्लियस का जो मास था वो कैपिटल M पाया गया। इस न्यूक्लियस का मास कैपिटल M पाया गया। तो ये दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से मिलकर तो हीलियम बना होगा,
दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से मिलकर तो ये हीलियम बना होगा। एटॉमिक नंबर 2 होगा, एटॉमिक मास इसका 4 होगा। एटॉमिक नंबर इसका 2 है तो ये बता रहा है कि इसके अंदर 2 प्रोटॉन है। एटॉमिक मास इसका 4 है तो ये बता रहा है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन भी हैं। मास दोनों के कारण होता है, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी, तो 4 इसका एटॉमिक मास नंबर बताया गया है। हीलियम के पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, तो होना तो ये चाहिए था कि जब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाहर है तो ये पार्टिकल्स हैं, एक प्रोटॉन है दूसरा न्यूट्रॉन के टाइप का है, और इनका रेस्ट मास, मतलब अगर ये रेस्ट पर रख दिए जाए तो इनका मास कितना होगा? प्रोटॉन का मास mp है कुछ, न्यूट्रॉन का मास mn है कुछ। प्रोटॉन का मास mp है कुछ और न्यूट्रॉन का मास mn है कुछ, रेस्ट मास है। यानी दो प्रोटॉन्स ने दो न्यूट्रॉन्स ने मिलकर अगर हीलियम बनाया है, हीलियम का मास कितना होना चाहिए भाई? किसी भी न्यूक्लियाई के अंदर z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। मैं जनरल फॉर्मूला लिखना चाहता हूं, ये तो हीलियम का एग्जांपल लिया। किसी न्यूक्लियस के अंदर z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आए हैं और एक प्रोटॉन का मास mp है, तो प्रोटॉन्स का टोटल मास हो गया, z टाइम्स कर दिया मैंने, एक प्रोटॉन का रेस्ट मास mp है और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स z आए हैं इस न्यूक्लियस के अंदर, तो टोटल मास प्रोटॉन्स के कारण z टाइम्स कर दिया मैंने। उसके बाद प्लस का सिंबल लगाया मैंने इस तरह से, और प्लस का ये सिंबल लगाने के बाद मैंने ये कहा आपको कि भाई इस न्यूक्लियस को बनाने के लिए a माइनस z क्या आए हैं? न्यूट्रॉन्स भी आए हैं। A एटॉमिक मास नंबर है, यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है, जिसमें से Z माइनस कर दिया, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर दिए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बच गए हैं। किसी न्यूक्लियस को बनाने में Z प्रोटॉन्स आए हैं और A माइनस Z क्या आए हैं? न्यूट्रॉन्स आए हैं। एक न्यूट्रॉन का मास कितना है? mn है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z है, एक प्रोटॉन का मास मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोटॉन्स का मास हो गया। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स a माइनस z है इस न्यूक्लियस के अंदर, और mn एक न्यूट्रॉन का मास है। ये रेस्ट मास हो गया प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। तो जो न्यूक्लियॉन्स बन गए हैं, बाहर इन्हें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम दिया था, इन्होंने मिलकर एक न्यूक्लियस बना लिया है। उस न्यूक्लियस के अंदर अब इन्हें न्यूक्लियॉन्स कहा जाएगा। एक प्रोटॉन का मास कितना है तो z से मल्टीप्लाई कर दिया, एक न्यूट्रॉन का मास कितना है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया है। भाई ये टोटल मास होना चाहिए था एक न्यूक्लियस का, ये टोटल मास होना चाहिए था एक न्यूक्लियस का, क्योंकि भाई इन प्रोटॉन्स और इन न्यूट्रॉन्स ने ही तो मिलकर बनाया है इस न्यूक्लियस को। लेकिन इस न्यूक्लियस का रेस्ट मास जब मैंने मेजर किया तो कैपिटल M पाया गया। इस न्यूक्लियस का जो मास मैंने मेजर किया कैपिटल M पाया गया, जो कि इन न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के रेस्ट मास से कुछ कम पाया गया। ओहो, ये क्या हो गया? कहां चला गया है कुछ मास यहां से? भाई कुछ प्रोटॉन्स ने और कुछ न्यूट्रॉन्स ने मिलकर एक न्यूक्लियस को बनाया है, तो जितना प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास बनेगा उतना ही तो न्यूक्लियस का मास होना चाहिए था। लेकिन नहीं, इस न्यूक्लियस का मास कुछ कम पाया गया। इन न्यूक्लियस का मास कुछ कम पाया गया, और जितना कम पाया गया उसी डिफरेंस को हमने मास डिफेक्ट का नाम दिया है। डेल्टा M से डिनोट करेंगे, इसी को मास डिफेक्ट कहा गया है कि इतने मास की गड़बड़ हो गई है भाई, इतने मास की कहीं पर गड़बड़ हो गई है, और वो गड़बड़ असल में किसने कर दी है? आइंस्टाइन ने कर दी है। वो गड़बड़ आइंस्टाइन ने कर दी है। आइंस्टाइन ने किस तरह से ये गड़बड़ कर दी है? आइंस्टाइन ये कहता है मास एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए आइंस्टाइन ये कहता है इनके पास खूब सारी एनर्जी थी, और इतनी एनर्जी थी तो ये भाग रहे थे, ये डिस्टर्ब से एलिमेंट थे, भागते भागते ये जुड़े एक न्यूक्लियस को बनाने के लिए। तो उस वक्त कुछ एनर्जी इन्होंने क्या कर दी है? रेडिएट कर दी है। इन्होंने कुछ एनर्जी रेडिएट कर दी है। इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के पास काफी सारी एनर्जी थी, इधर उधर भाग रहे थे, भगवान से एनर्जी लेकर आए थे, इधर उधर भाग रहे थे। मिलकर जब न्यूक्लियस बनाने के लिए बैठे, स्टेबल होने की कोशिश करी, कुछ एनर्जी क्या कर दी? रेडिएट कर दी।
और जितनी एनर्जी इन्होंने रेडिएट कर दी है उस एनर्जी को मैं कहता हूं बाइंडिंग एनर्जी। उस एनर्जी का नाम है बाइंडिंग एनर्जी। उस एनर्जी का नाम है बाइंडिंग एनर्जी। मतलब इतनी एनर्जी अगर दोबारा दे दी जाए इस न्यूक्लियस को, बाइंडिंग एनर्जी का नाम दिया है मैंने इसे, इतनी एनर्जी ने इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को यानी इन न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखा हुआ है। इस एनर्जी ने, उस एनर्जी की बात कर रहा हूं जो रेडिएट कर दी गई है, उतनी एनर्जी ने बाउंड क्यों किया हुआ है? ऐसा क्यों कह रहा हूं? वो एनर्जी तो चली गई, उसने थोड़ी बाउंड किया हुआ है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इतनी एनर्जी काफी है इस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, दोबारा से अनस्टेबल पार्टिकल्स बनाने के लिए। ये जो न्यूक्लियस बना है ये कुछ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बना हुआ है, न्यूक्लियॉन्स से बना हुआ है। अगर इतनी एनर्जी जो इसने रेडिएट करी है ये बाइंडिंग एनर्जी दोबारा इस न्यूक्लियस को दे दूं तो ये न्यूक्लियस फिर से बिखर जाएगा, फिर से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो जाएंगे। तो जितनी एनर्जी न्यूक्लियस बनते वक्त रिलीज कर चुके हैं ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है। अब आइंस्टाइन का नाम यहां पर कैसे आ गया? आइंस्टाइन ने क्योंकि ये कहा है कि जब ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिले, इनका ही कुछ मास किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। कितनी बाइंडिंग एनर्जी निकली? जितना मास गायब हो गया भाई। ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो मिले इनका टोटल मास इतना था जो मैंने ब्रैकेट्स के अंदर रखा है, लेकिन अब ये बनने के बाद मास कितना है न्यूक्लियस का? इतना है। कितना मास कम हो गया? वो मास ही तो किस में कन्वर्ट हो गया है? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। आइंस्टाइन मुझे बता चुका है कि अगर डेल्टा एम मास है, डेल्टा एम किसकी वैल्यू है? मास की वैल्यू है, मास डिफेक्ट की वैल्यू है। और भाई स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। बहुत बड़ी रिलेशन थी आइंस्टाइन की, फेमस हो गया था पूरी जर्मनी में आइंस्टाइन जब उसने ये कहा मास एनर्जी रिलेशन के अकॉर्डिंग। उसने ये कहा कि मास एनर्जी रिलेशन में ये कहा है आइंस्टाइन ने, मास एनर्जी रिलेशन से आइंस्टाइन बोला कि कुछ m मास को अगर c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो उस मास को कितनी एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है? अगर कुछ मास कन्वर्ट हो जाए एनर्जी में, अगर आपने किसी सीएनजी, आपने क्या किया है, एलपीजी को जला रहे हैं, सीएनजी को जला रहे हैं, वो गैसियस सब्सटेंस क्या था? मास था। लेकिन जलने के बाद उसने क्या प्रोड्यूस करी? एनर्जी प्रोड्यूस करी। कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करी उसने? कितना मास गायब हुआ है, कितना मास कन्वर्ट हो गया है एनर्जी में? मास की वैल्यू किलोग्राम में है, c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दी जाए स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से, तो उस मास से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी वो बता रहा है आइंस्टाइन। मास एनर्जी रिलेशन बता रही है। mc स्क्वायर बहुत बड़ी रिलेशन थी भाई, आज के एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने में इसी रिलेशन का सारा काम है। और डेल्टा mc स्क्वायर में कुछ प्रोटॉन्स और कुछ न्यूट्रॉन्स ने मिलकर जब न्यूक्लियस बनाया तो कुछ एनर्जी रेडिएट कर दी है, तभी तो न्यूक्लियस बन पाया, स्टेबल हो पाया। नहीं तो ये तो घूम रहे थे इधर उधर, इतनी एनर्जी ली हुई थी, इनकी अकड़ बहुत ज्यादा थी। और अकड़ में रहेगा तो भाई स्टेबल नहीं रह पाएगा, थोड़ी सी एनर्जी रेडिएट करेगा, थोड़ा ग्राउंड लेवल पर आएगा और एक दूसरे के साथ हाथ बांधकर बैठ जाएगा। तो आपकी उसी दोस्त के साथ मित्रता ज्यादा होगी जो आपकी तरह सोचेगा, थोड़ा कम एनर्जी में रहे। भाई ज्यादा एग्रेशन में रहेगा तो मित्रता कहां रह पाएगी? तो इन दोनों की एनर्जी काफी ज्यादा थी, लेकिन न्यूक्लियस बनाने के लिए एग्रेशन कम करना पड़ेगा, एनर्जी कम करनी पड़ेगी, कुछ एनर्जी रेडिएट करनी पड़ेगी, तभी इनके बीच में बाउंडेशन बनेगी और एक न्यूक्लियस बनेगा। और भाई ये एनर्जी रेडिएट करनी पड़ेगी, और क्या है, कुछ मास ही एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। तो मास डिफेक्ट क्यों आया? एक न्यूक्लियस बनते वक्त प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स जब न्यूक्लियस बनाने बैठे तो इन्होंने कहा चल भाई एक जैसे हो जाते हैं, एक जैसे हो जाएंगे तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन कहलाएंगे। उसके लिए इन्होंने एनर्जी क्या कर दी? रेडिएट करी और बाउंड करके बैठ गए। न्यूक्लियर फोर्स इनके बीच में लग रहा है और न्यूक्लियस बन गया। जितना मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया वही मास डिफेक्ट बनकर सामने आ गया आपके सामने। तो मास डिफेक्ट क्या है? मास डिफेक्ट डिफरेंस है। क्या है मास डिफेक्ट? क्या कहलाता है? द डिफरेंस बिटवीन
the difference between sum of rest mass of nucleons and rest mass of nucleus is called mass defect. तो रेस्ट मास किसका? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, मतलब न्यूक्लियॉन्स का, और रेस्ट मास किसका? इस न्यूक्लियस का। इनके डिफरेंस को क्या कहा जाता है? रेस्ट मास कहा जाता है। मास न्यूट्रॉन्स का और प्रोटॉन्स का एटॉमिक मास यूनिट में गिवन होगा, और मास न्यूक्लियस का भी एटॉमिक मास यूनिट में गिवन होगा, और ये मास डिफेक्ट एटॉमिक मास यूनिट में आएगा। और इसे 1.67 into 10⁻⁻27 kg 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू किलोग्राम में होती है, उसमें चेंज करने पर किलोग्राम में मास डिफेक्ट आपको पता चलेगा। और ये मास किस में कन्वर्ट हो गया है? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। ये मास किस में कन्वर्ट हो गया है? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। तो बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है वो, क्योंकि इतनी एनर्जी देने पर ये न्यूक्लियस दोबारा टूट जाएगा, दोबारा न्यूक्लियॉन्स अलग अलग हो जाएंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी B.E से लिखी जा सकती है, और डेल्टा M क्या है? मास डिफेक्ट, और इनटू में c स्क्वायर से, स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या मिलेगा आपको? बाइंडिंग एनर्जी मिलेगी। और अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी को एटॉमिक मास नंबर से डिवाइड कर दूं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कहलाएगी। मतलब बाइंडिंग एनर्जी को एटॉमिक मास नंबर से डिवाइड कर दीजिए, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कहलाएगी। एक न्यूक्लियाई ने कितनी एनर्जी रेडिएट करी है? हर एक ने एनर्जी रेडिएट करी है। सबके कारण मिलाकर टोटल मास कितना घट गया? इतना घट गया। सभी ने कुछ ना कुछ एनर्जी रेडिएट करी है। जितने भी प्रोटॉन्स और जितने भी न्यूट्रॉन्स थे, सबने थोड़ी थोड़ी एनर्जी रेडिएट करी है। एक ने कितनी एनर्जी रेडिएट करी है? एवरेज कैसे आएगी? कितनी एनर्जी टोटल निकली है और डिवाइडेड बाय ए, मास नंबर से डिवाइड कर दिया, तो एक ने कितनी एनर्जी रेडिएट करी है उसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कहेंगे। भाई जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन रही होगी, जितनी ज्यादा एनर्जी एक ने रिलीज करी होगी, ये न्यूक्लियाई उतना ज्यादा स्टेबल बनेगा। और ये स्टेबिलिटी ग्राफ इस बार नहीं पढ़ना, अदरवाइज छोटे न्यूक्लियाई जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह कैसे हैं? अनस्टेबल से हैं, लेकिन ऊपर चढ़ता जाएगा। बात करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के बारे में बताऊंगा। मास डिफेक्ट हर बच्चे को क्लियरली समझ में आया है कि मास डिफेक्ट क्यों आया, क्योंकि कुछ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर जब एक न्यूक्लियाई बनाते हैं तो कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और न्यूक्लियस बन जाता है। तो जितना मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है वो मास ही क्या कहलाता है? मास डिफेक्ट। उस मास के कारण जितनी एनर्जी निकली वो कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं आइंस्टाइन की मास एनर्जी रिलेशन से। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की बात करूं, एटॉमिक मास नंबर से डिवाइड कर दूं, तो एक के हिस्से में कितनी एनर्जी आई ये पता चलता है। सिलेबस में ये ग्राफ नहीं आएगा, लेकिन सिलेबस में न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन पूछा जाएगा आपसे, इसीलिए ये ग्राफ मुझे आपको बताना होगा कि इस तरह से इस ग्राफ को समझें। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस एटॉमिक मास नंबर का ग्राफ है। एक तरफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की बात करी गई है और दूसरी तरफ क्या किया गया है? दूसरी तरफ क्या किया गया है? एटॉमिक मास नंबर को रखा गया है। दूसरी तरफ एटॉमिक मास नंबर को रखा गया है, ए को रखा गया है। इन दोनों के बीच में जब ग्राफ बनाने की बात आई है तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का है कि अगर मैं बात करूं किसकी, हाइट H12 की, ड्यूटेरियम की, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन काफी कम है। यानी जब ड्यूटेरियम बना
तो ज्यादा एनर्जी क्या नहीं कर पाया, रिलीज नहीं कर पाया, यानी जो वो एनर्जी रिलीज करने की बात थी वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है, वो एनर्जी इसने ज्यादा रेडिएट नहीं करी, यानी अभी भी इसके पास काफी एनर्जी है। थोड़ी सी एनर्जी इसको दे दूं तो ये न्यूक्लियस टूट जाएगा, इसलिए ये कैसा है, अनस्टेबल है। इसके बाद मैं बात करूं अगर किसकी, थोड़ा ऊपर आ जाएगा ये ग्राफ हीलियम के लिए। हीलियम की बात करूं तो 2,4 मतलब 2 एटॉमिक मास नंबर है इसका, और 2 इसका एटॉमिक नंबर है और 4 इसका एटॉमिक मास नंबर है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसके लिए थोड़ी ज्यादा है। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर जब हीलियम बनाया था तब काफी एनर्जी उन्होंने रेडिएट करी थी, इसलिए तोड़ने के लिए भी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल है इसलिए। फिर ये स्टेबिलिटी ग्राफ थोड़ा और ऊपर चढ़ता जाएगा, इस तरह से ऐसे आने दीजिए इसे और ऊपर, और ये ग्राफ ऊपर आता गया और ये ग्राफ सबसे ज्यादा ऊपर आ गया है आयरन के लिए। आयरन एटॉमिक नंबर 26 है, एटॉमिक मास नंबर 56 है, ये ग्राफ इससे ऊपर नहीं जाएगा। और मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है किसका, आयरन का। सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई किसका है, आयरन का है। उसके बाद ये ग्राफ जब आयरन बना तो जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिले थे उन्होंने खूब एनर्जी रेडिएट करी। अब उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी इसे तोड़ने के लिए, और इतनी एनर्जी इतनी आसानी से मैं नहीं दे पाऊंगा, इसलिए ये मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है। इसके बाद जो और एटॉमिक मास नंबर बढ़ता गया उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती गई। भाई नेचुरल तरीके से बने हैं, बस हो गई है ये गड़बड़, मान लीजिए इस गड़बड़ को इस तरह से। और आगे चलकर बात करूं किसकी, यूरेनियम की। यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92, एटॉमिक मास नंबर 238 भी होता है, 235 भी होता है, 234 भी होता है, आइसोटोप्स होते हैं, कहने का मतलब 35 वाले की बात कर लूं इस तरह से तो काफी कम हो गई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आगे चलकर। ये जो थोड़े से मिडल में बैठे हैं ना, इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ज्यादा है। यहां पर स्टेबल न्यूक्लियाई बैठे हैं, यहां इस रेंज में 20 से ज्यादा की बात करूं, यहां क्या था, एटॉमिक मास नंबर 20 से ज्यादा है इनका, और 150-60 तक चले जाएं तो यहां से ज्यादा वाले स्टेबल न्यूक्लियाई बैठे हैं, क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थोड़ी ज्यादा है और काफी ज्यादा है, इसलिए ये स्टेबल है। ये 20 से कम एटॉमिक मास है जिनका, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कम है, और ये कैसे हैं, अनस्टेबल है। और भाई ज्यादा आगे वालों पे चला जाऊं, एटॉमिक मास 235 है, ये यूरेनियम है, थ्योरियम है, प्लूटोनियम है, इनका भी एटॉमिक मास नंबर ज्यादा है और इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, ये भी अनस्टेबल से हैं। इस तरह से इनके न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल नहीं है, थोड़ी सी एनर्जी मिलते टूटना चाहेंगे, और एक बार स्टार्टअप मिल जाए इनको तो ये खुद टूटकर एनर्जी निकालेंगे। क्यों? क्योंकि भाई इनके अंदर एनर्जी बहुत है, ये तो चाहते हैं रिलीज करना, उस वक्त नहीं कर पाए जब ये बने थे। जब ये छोटे वाले न्यूक्लियाई बने थे, बनते वक्त एनर्जी रेडिएट करनी थी, कहा था भगवान ने, माने नहीं, पर ये आज अनस्टेबल बैठे हैं इस तरह से। ये बड़े वाले जो हैं इन्होंने भी अपनी एनर्जी अपने काबू में रखी और इसलिए आज अनस्टेबल बैठे हैं इस तरह से। लेकिन अब चाहते हैं यार कैसे ना कैसे ये एनर्जी जो एक्स्ट्रा पड़ी है ना ये निकल जाए, ताकि हम क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। स्टेबल होने के लिए क्या करेगा भाई, स्टेबल कौन है, ये मिडिल में जो बैठे हैं ये स्टेबल है, ये मिडिल में जो बैठे हैं ये स्टेबल हैं, ये बड़े वाले अनस्टेबल है, ये छोटे वाले अनस्टेबल है। ये बड़े वाले पता क्या सोचेंगे, ये बड़े वाले ये सोचेंगे यार इतना बड़ा न्यूक्लियाई लेकर चलना ना बड़ा मुश्किल है, इसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, ये अनस्टेबल है, इसे ना तोड़ने की कोशिश करेगा, ताकि इसे तोड़ने पर इतने बड़े में से 2 छोटे छोटे बन जाए और इस रेंज के बन जाए। तो बड़ा न्यूक्लियाई क्या करना चाहेगा, अपने आप को 2 छोटे न्यूक्लियाई में तोड़ना चाहेगा, 2 या 2 से ज्यादा छोटे न्यूक्लियाई में तोड़ना चाहेगा, ताकि ये आयरन वगैरह की रेंज में आ जाए। और भाई ये बड़े न्यूक्लियाई को छोटे में तोड़ना, इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है। बड़े न्यूक्लियाई को छोटे न्यूक्लियाई में तोड़ना न्यूक्लियर फिजन कहलाता है। जो छोटे न्यूक्लियाई बनेंगे वो तो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि वो जब बनते हैं ना वो ज्यादा एनर्जी रेडिएट कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा बात को,
कि ये बड़े न्यूक्लियाई जो है ना, ये जब बनते हैं ना, ज्यादा एनर्जी रेडिएट नहीं करते, अपनी एनर्जी अपने पास रखते हैं न्यूक्लियाई के अंदर, और इसलिए अनस्टेबल से रहते हैं। और अनस्टेबल है तो अब टूटना चाहते हैं किसी तरह से, किसी प्रोसेस के जरिए मैं इन्हें तोड़ दूं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाएगा ये प्रोसेस। जब बड़े न्यूक्लियाई छोटे न्यूक्लियाई में, लाइटर न्यूक्लियाई में टूटना चाहेंगे। और लाइटर न्यूक्लियाई तो जब बनते हैं तो वो तो ज्यादा एनर्जी छोड़ देते हैं स्टेबल होने के लिए। यानी जब ये बड़ा न्यूक्लियाई छोटे न्यूक्लियाई में, लाइटर न्यूक्लियाई में टूटेगा, इस मिडल वाली रेंज में आने के लिए टूटना चाहेगा, बहुत सारी एनर्जी रेडिएट करेगा। वो एक्स्ट्रा पकड़कर जो एनर्जी बैठा है उस एनर्जी को रेडिएट करेगा, वो एनर्जी निकलेगी। तो जब न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, जब एक बड़ा न्यूक्लियाई लाइटर न्यूक्लियाई में टूटेगा, तो बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। और इसी एनर्जी का प्रयोग हो सकता था दो तरीके से हो सकता था। न्यूक्लियर रिएक्टर में कर सकता था। न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब ये था कि भाई बिजली, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में इस एनर्जी का यूज कर सकता हूं, कंट्रोल्ड यूज कहलाएगा फिर वो। लेकिन भाई कौन कंट्रोल्ड यूज से ज्यादा, अनकंट्रोल्ड यूज ज्यादा कर रही है आजकल संसार में। और भाई एटम बॉम्ब बना दिया, इसलिए भाई एटम बॉम्ब बना दिया है, इसलिए जो है वो एटम बॉम्ब किस बात पर बेस्ड है, न्यूक्लियर फिजन पर बेस्ड है। जब बड़ा न्यूक्लियाई छोटे न्यूक्लियाई में टूटता है तो फिजन कहलाता है, और एनर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। इतनी एनर्जी जो आपको शायद बताने की जरूरत है नहीं, जापान में 2 बार जो बॉम्ब गिराया गया अमेरिका द्वारा, उसके बारे में आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि किस तरह की तबाही वो मचा सकता है। एक एटम बॉम्ब की क्या ताकत होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी वो रेडिएट करता है। अब ये छोटे वाले भी परेशान बैठे हैं, इन्होंने भी बनते वक्त इतनी एनर्जी रेडिएट नहीं करी जितनी एनर्जी रेडिएट कर ये स्टेबल हो सकते थे। अब इतनी एनर्जी लेकर बैठेंगे तो भाई शांत तो नहीं रह पाएंगे, ये अनस्टेबल है। स्टेबिलिटी तो हर कोई चाहता है, तो ये क्या देख रहे हैं कि यार हमारा साइज थोड़ा सा बड़ा होता ना तो हम कैसे होते, स्टेबल होते। मतलब ये छोटे वाले थोड़ा सा आगे आना चाहते हैं, इस रेंज में आना चाहते हैं स्टेबल होने के लिए। बड़े वाले इस रेंज में आना चाहते हैं, दोनों तरफ वाले। तो बड़े वाला इस रेंज में कैसे आएगा, फ्यूजन करेगा, टूटेगा भाई इस तरह से। और छोटे वाला कैसे आएगा भाई, एक हाइड्रोजन, कहने का मतलब एक H2H12 ड्यूटेरियम दूसरे H12 के साथ मिलकर हीलियम बनाने का प्रयास करेगा, हीलियम-23 बनाएगा, एक न्यूट्रॉन निकल गया अलग से। और भाई 2 छोटे न्यूक्लियस मिलकर बड़ा न्यूक्लियाई बनाने की कोशिश करें, 2 छोटे न्यूक्लियाई मिलकर बड़ा न्यूक्लियाई बनाने की कोशिश करें। मैं इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन का नाम देता हूं। ये जुड़ना चाहते हैं भाई, ये बड़े वाले जो बड़े वाले न्यूक्लियाई हैं, दे प्रोन टू न्यूक्लियर फ्यूजन, वो न्यूक्लियर फ्यूजन करना चाहते हैं। और ये छोटे वाले न्यूक्लियाई प्रोन टू फ्यूजन, ये फ्यूजन करना चाहते हैं, ये न्यूक्लियर फ्यूजन करना चाहेंगे। 2 छोटे मिलकर एक बड़ा बनाना चाहेंगे। लेकिन भाई बड़े वाले तो जब बनते हैं, इनसे बड़े वाले जब बनते हैं, उनकी तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, यानी वो तो ज्यादा एनर्जी रेडिएट करते हैं। एक बार फिर 2 न्यूक्लियाई मिलकर बड़ा न्यूक्लियाई बनाएंगे, फिर एनर्जी निकलेगी। भाई स्टेबल होने के लिए तो कर रहे हैं ना ऐसा। बड़े वाला छोटे में आना चाहेगा तो एक्स्ट्रा एनर्जी को फिर रेडिएट करेगा और स्टेबल होना चाहेगा। छोटे वाले भी मिलकर बड़ा बनाना चाहेंगे, इस रेंज में आना चाहेंगे, और इस रेंज वाले तो ज्यादा एनर्जी रेडिएट कर बने हैं, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो इनके पास थी वो रेडिएट करेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन हो, दोनों में एनर्जी निकलती है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन हाइड्रोजन बॉम्ब का कॉन्सेप्ट है भाई, न्यूक्लियर फ्यूजन हाइड्रोजन बॉम्ब का कॉन्सेप्ट है, जो कि नॉर्थ कोरिया वाला लगा पड़ा है हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने में, कुछ ना कुछ करके मानेगा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर ना कर देना, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब का कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर फ्यूजन, एटम बॉम्ब का कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर फिजन है। इस तरह से दोनों केस में एनर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। ये सब न्यूक्लियर एनर्जी का ही तो प्रकोप है, सभी लगे पड़े हैं इसमें। और आप आज जान गए हैं कि किस तरह से ये न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी निकलती है इस तरह से। तो न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन क्या है, एनर्जी दोनों केस में निकलती है। बड़ा न्यूक्लियाई
जब छोटे न्यूक्लियाइटर न्यूक्लियाई में टूटता है तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, एनर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। जब एक छोटे न्यूक्लियाई, दो छोटे न्यूक्लियाई मिलकर बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है, फिर से एनर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। सन हमारा नियरेस्ट स्टार है, हमारे लिए एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है, उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ मिलकर हीलियम बना रही है और एनर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है, जिस एनर्जी का 1% से भी छोटा हिस्सा हम रिसीव कर पा रहे होंगे, 1% का भी बहुत छोटा हिस्सा हम रिसीव कर रहे हैं। तो एनर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी सन के अंदर से निकल रही है न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण। इसका मतलब सन का मास किस में कन्वर्ट होता जा रहा है? एनर्जी में कन्वर्ट होता जा रहा है। फिर तो हमारा सन का मास घटता जा रहा है, एक समय सन तो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कब खत्म होगा? मैं देख पाऊंगा, आप देख पाएंगे, ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। आइए न्यूमेरिकल से बात आगे जानेंगे कि हम किस तरह से बता सकते हैं कि कितनी एनर्जी रेडिएट हुई है। इतनी कैलकुलेशन कौन करेगा? मास मल्टीप्लाई में स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, बहुत मुश्किल काम बना दिया भाई इस तरह से। मैं एनर्जी की बात करने वाला हूं किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 into 10⁻⁻19 जूल होते हैं। तो 1.6 into 10⁻⁻19 जूल एनर्जी होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अरे न्यूक्लियर एनर्जी की बात करने वाला हूं, बहुत एनर्जी निकलेगी, इतनी सी एनर्जी थोड़ी निकलेगी, और बड़ी एनर्जी निकलेगी, तो इसलिए मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करूंगा। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करूंगा। मिलियन मतलब 10 लाख, मतलब 10 की पावर 6, इसका 10⁻6 कर दीजिए। 1.6 into 10⁻⁻19 है, मिलियन करूंगा यानी 10⁻6 टाइम्स करूंगा, तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 की पावर -13 मिलियन जूल, जूल 1.6 into 10⁻⁻13 जूल होते हैं 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब मैं ये जान लेता हूं कि जब एक एटॉमिक मास यूनिट एनर्जी में कन्वर्ट होता है तब कितनी एनर्जी रेडिएट होती है। एक क्वेश्चन की तरह ले लेते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला बना लेंगे इसको। क्वेश्चन ये है, डेल्टा एम मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट किसके इक्वल है? 1 AMU के इक्वल है। मान लो एक प्रोटॉन पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, या एक न्यूट्रॉन पूरा बदल गया, एनर्जी में खत्म हो गया। मैंने यहाँ एक प्रोटॉन रखा था, प्रोटॉन पता नहीं जल गया, भुन गया, क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया, इस प्रोटॉन से एनर्जी बन गई है, प्रोटॉन एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, पूरा प्रोटॉन एनर्जी में बदल गया। कितनी एनर्जी रेडिएट कर पाया होगा अपने अंदर से? एक प्रोटॉन का मास पूरा एनर्जी में बदल जाए, या एक न्यूट्रॉन यानी एक AMU मास पूरा एनर्जी में अगर बदल जाए, तो वैसे एक AMU का मतलब 1.67 into 10⁻⁻27 kg। और कितनी एनर्जी अपने अंदर से रेडिएट करेगा? डेल्टा mc², आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन लगा दी मैंने। आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन कहती है कितनी एनर्जी अपने अंदर से रेडिएट कर पाएगा, डेल्टा mc² फॉर्मूला लगाइए। डेल्टा m मास की वैल्यू 1 AMU है, जिसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया है 1.67 into 10⁻⁻27 kg कहलाएगा। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 into 10⁸ है, फिर इसका स्क्वायर कर दूं। ये सोल्व करने पर आंसर किस में आएगा? जूल में आंसर आएगा। ये आंसर जूल में आएगा। मैं इस आंसर को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में चाहता हूं, मैं इस आंसर को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहता हूं। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं, तो 1.6 into 10 की पावर -13 से मैंने इसे डिवाइड कर दिया, और 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है जब 1 एटॉमिक मास यूनिट अपने आप को 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी एक एटॉमिक मास यूनिट या इतने किलोग्राम मास या एक प्रोटॉन का मास या एक न्यूट्रॉन का मास पूरा एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो इतनी एनर्जी को रेडिएट करता है। तो जब मास डिफेक्ट की वैल्यू मुझे पता होगी, तो डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करने पर एक AMU में इतनी एनर्जी निकलती है। AMU में अगर मुझे मास डिफेक्ट पता है, तो मैं एनर्जी फाइंड आउट कर सकता हूं कि कितनी एनर्जी उसमें से रेडिएट होने वाली है।
भाई इस क्वेश्चन से बताता हूं कि न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाएंगे आपसे और उन न्यूमेरिकल्स को आप किस तरह से फाइंड आउट कर पाएंगे। तो क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाएंगे इस चैप्टर से और कैसे न्यूमेरिकल होंगे, बात करते हैं। देखिए भाई, कुछ प्रोटॉन्स ने और कुछ न्यूट्रॉन्स ने मिलकर अल्फा पार्टिकल बनाया। अल्फा पार्टिकल का मतलब है हीलियम का न्यूक्लियस, क्योंकि हीलियम हमारा बना है 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन से, और इसके चारों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे थे, और वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए, आयनाइज कर दिया जाए इसको, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया जाए तो हीलियम पर +2 चार्ज आ जाएगा। हीलियम पर +2 चार्ज आ जाएगा हीलियम के न्यूक्लियस को। तो हीलियम के जो न्यूक्लियाई है, तो न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम, तो न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम को ही क्या कहा जाता है, अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। अल्फा पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी पूछी है आपसे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल बतानी है आपको कि इस न्यूक्लियस को कितनी एनर्जी देने पर ये टूट जाएगा। भाई बनते वक्त 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ने मिलकर जब इस न्यूक्लियाई को बनाया होगा तो कुछ एनर्जी रेडिएट कर दी होगी, तभी तो ये बन गया, स्टेबल हो गया। उतनी एनर्जी इसको दोबारा दे दूं तो ये टूट जाएगा, तो इसकी वो बाइंडिंग एनर्जी पूछी है। भाई जितनी एनर्जी देने पर ये दोबारा टूट जाए वो बाइंडिंग एनर्जी है। कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ऐसे बताया जाता है कि जब ये बने होंगे तब एनर्जी रेडिएट करी, उतनी एनर्जी दोबारा दे दो टूट जाएगा, वही इसकी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। वो एनर्जी कैसे पता करेंगे हम, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गिवन क्या क्या है आपको ये कहा गया है एक प्रोटॉन का रेस्ट मास में, एक प्रोटॉन का जो रेस्ट मास है, एक प्रोटॉन का रेस्ट मास 1.007825 एटॉमिक मास यूनिट है। हम तो 1 एटॉमिक मास यूनिट लिख देते थे इसको, इसीलिए भाई क्योंकि ये नंबर 1 ही तो है, कितना छोटा है ये नंबर, इसे 1 ही लिखा जा सकता है। बट अब तो क्या डायलॉग था, मुझे डायलॉग नहीं याद आ रहा भाई, जो वो बाल की खाल निकालनी है, इसलिए बाल की खाल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू लेकर चलनी पड़ेगी भाई। मास ऑफ न्यूट्रॉन भी दिया गया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया गया है 1.008665 एटॉमिक मास यूनिट, 1.008665 एटॉमिक मास यूनिट। हीलियम का मास भी गिवन है भाई, हीलियम का भी मास गिवन है, यानी जो न्यूक्लियाई बना है उसका भी मास गिवन है। हीलियम जो बन गया है उसका मास 4.002800 एटॉमिक मास यूनिट पाया गया। और ये भी कह दिया है क्वेश्चन ने, एक एटॉमिक मास यूनिट में 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलती है, 931.5 आएगी। क्वेश्चन आसान कर रहा है कैलकुलेशन आपके लिए, कह रहा है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है एक एएमयू में। तो बाइंडिंग एनर्जी बताइए किसकी, आप अल्फा पार्टिकल की। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स ने मिलकर इस हीलियम को बनाया, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का जो मास पाया जाना चाहिए वो फाइंड आउट करते हैं पहले। लेकिन कह रहे हैं हीलियम बनने के बाद हीलियम का मास कितना पाया गया, इतना, ये कम पाया गया होगा, पक्की बात है, क्योंकि कुछ मास तो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। पहले वो मास डिफेक्ट फाइंड आउट करिए भाई। मास डिफेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए मैंने ये कहा कि मास ऑफ 2 प्रोटॉन्स में 2 प्रोटॉन मिले हैं इस न्यूक्लियस को बनाने में, 2 प्रोटॉन्स का मास कितना होना चाहिए, 2 प्रोटॉन्स का मास कितना होना चाहिए। एक प्रोटॉन के मास को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 5 जा 10 पाया गया 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 7 जा 14 15 और भाई 2 0 0 और 2 1 जा 2 भाई। इतना एटॉमिक मास यूनिट में किसका मास पाया गया है, ये मास मैंने जान लिया है किसका है, एक प्रोटॉन का। 2 5 जा 10 की 0, 2 2 जा 4 5, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 15 और 2 1 जा 2। ठीक है, उसके बाद बात आती है मास ऑफ 2 न्यूट्रॉन्स की। 2 न्यूट्रॉन्स का मास फाइंड आउट करिए कितना बनना चाहिए। 2 न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का मास इतना है, 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 6 जा 12 13 का 3 कैरी 1, 2 6 जा 13 2 6 जा 12 प्लस 1 13 का 3 कैरी 1, 2 8 जा 19, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 1 17 का 7 और ये 1 और 2 0 0 2। भाई ऐसे मत सोचना कि जो बोल रहे हैं वो लिख नहीं रहे हैं,
आप अपना करके देखिए, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, मैंने कर दिया जो करना चाहता था मैं। टोटल इनिशियल मास कितना हो गया भाई? जब ये न्यूक्लियस नहीं बना था, बनने से पहले इनिशियल मास कितना था प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मिलाकर? और भाई ये 0 0 0 है, 5 और 3 8 है, 6 और 3 9 है, 7 और 5 12 का 2 है, कैरी 1 तो 3 है, 0 है, 4 है। एटॉमिक मास यूनिट में इतना मास होना चाहिए था उस अल्फा पार्टिकल का, उस हीलियम के न्यूक्लियस का इतना मास होना चाहिए था जब 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स ने मिलकर उसे बनाया। मगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि हीलियम का मास तो इतना पाया गया, इतना पाया गया, तो भाई फाइनल मास लिखिए इसके नीचे कि फाइनल मास जो पाया गया वो फाइनल मास की वैल्यू तो 4.002800 एटॉमिक मास यूनिट में पाई गई। और मैं इनका जो डिफरेंस फाइंड आउट करूंगा वही कहलाएगा डेल्टा एम, मतलब मास डिफेक्ट कहलाएगा। 0 0 0 8 0 8, 9 में से 8 1, 2 में से 2 0 और 3 बचा यहाँ पर 0 और 0। एटॉमिक मास यूनिट में इतना मास डिफेक्ट आ गया, बहुत जरा सा दिखाई देता है। वो भाई बाल की खाल उखाड़ दी है हमने, तो भाई तभी तो आई, क्योंकि इनका मास ऐसे अलग अलग 1 मानूंगा तो कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा भाई। इनका एक्यूरेट मास जब कंसीडर किया है प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और हीलियम का, तब मैंने देखा इतना मास कम आ रहा है, कहां चला गया है? जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर हीलियम को बनाने लगे, और इतना मास कहां चला गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये आइंस्टाइन जो था ना, इसने बहुत बड़ा खेल रच दिया भाई, बहुत तबाही मचा दी है इसने। और इस मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो कितनी एनर्जी रिलीज करी है, उस एनर्जी को ही बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। मास का जो डिफेक्ट आया है, डेल्टा एम सी स्क्वायर फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 0.03018 इतना एएमयू में मास है जो एनर्जी में बदल गया है। और एक एएमयू में 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है। एक एएमयू में 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रेडिएट हो रही है। तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आंसर आएगा यहां से कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, कितनी बाइंडिंग एनर्जी है हीलियम की। कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, आप कर पाएंगे। 28.097 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी एनर्जी निकल गई है। इतनी एनर्जी दोबारा दे दूं अगर हीलियम को, हीलियम टूट जाएगा, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन अलग अलग हो जाएंगे, उसका घर उजड़ जाएगा। हम नहीं उजाड़ना चाहते, बने रहने दो हीलियम को, अपना शांत बैठा है, हमें तो कुछ नहीं कह रहा है। और आप भी ऐसे शांति से तैयारी करते रहिए, किसी दूसरे के बारे में मत सोचिए कि वो क्या पढ़ रहा है क्या नहीं। आप सब कुछ पढ़िए, जो सिलेबस में वो सब कुछ पढ़िए। गाइस 13 चैप्टर 2 लेक्चर में खत्म हो रहा है, मेरी इसमें गलती नहीं है, सीबीएसई ने सिलेबस बहुत ही कम कर दिया है यहां से। अगली बार अगले चैप्टर की बात करेंगे, लास्ट चैप्टर 14 चैप्टर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में हम बात करेंगे, और बहुत सुंदर चैप्टर उसे भी जानेंगे और फिर रिवीजन पर पहुंचेंगे। तब तक गाइस मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, जल्द टेस्ट आपके लगातार होने हैं, बहुत सुंदर सुंदर बहुत बड़े भी टेस्ट होंगे। पूरी तैयारी पेपर की हम करेंगे, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर रहेंगे और साथ आइए। थैंक्स गाइस।